जी हाँ, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्लास संख्या 32 को स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यहाँ पर समावेशित सभी प्रश्न जैसे कि यूपी टेट, यूपीपी, सी टेट, सुपर टेट एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठे, महत्वपूर्ण जो भी आपको ट्रिक्स मिलती हैं, कॉन्सेप्ट मिलता है या फिर फार्मूला मिलते हैं, उन सभी फार्मूलाज को आप लोग नोट करते रहिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, जिनमें 3 विकल्पों में कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी इसमें परिमेय संख्या है। जैसे विकल्प ए 3/4 यानी कि 3/4 दिया है। विकल्प बी में जो है वो √11/2 √11/2। विकल्प सी √3/2 यानी कि 3/2 और लास्ट में जो है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी इसमें परिमेय संख्या है। तो आप सभी लोग हो सकता है जानते हैं परिमेय संख्या, और नहीं जानते हैं तो आप ये देखिए कि जो विकल्प नंबर ए है 3/4 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3/4 लिखी है, 5/6 लिख लीजिए, 1/2 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। ये सभी संख्याएं जो हैं वो क्या है, परिमेय संख्याएं। यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर क्या है, कोई भी वैल्यू दी होती है उसके नीचे 1 हमेशा हिडन रहता है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, रूट में दी हुई संख्याएं परिमेय नहीं होंगी जो पूर्णतया वर्गमूल में नहीं होंगी, जैसे कि √3, √5, √7। यदि √4 है तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि √4 जो है वहाँ से आपको निकल कर जो आएगा वो 2 हो जाएगा और 2/1 हो जाएगा, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं आप लोगों को कि जो पाई होता है, पाई आप लोग जानते हैं, पाई जो है ये क्या होती है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, और 22/7 पाई का मान जो है ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर है, ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, यदि 96*88 संख्या 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। यहाँ पर पूछा है 9, 6, 96*88, ये जो एक 5 अंकों की संख्या, जैसे 2, 2, 4 और 1 5 अंकों की संख्या है, जो कि क्या है, 9 से विभाजित है। अगर ये 9 से विभाजित है तो पूछ रहा है कि जो स्टार है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम लोग कैसे पता करेंगे, संख्याओं का योग कर देंगे। जैसे 9 + 6 + 8 + 8। अब हम लोग देखें 9, 6, 15, 15, 8, 23, 23, 8, 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, अब 31 को अगर हम 9 से भाग करें तो क्या होगा, 9 × 27 हो जाएगा और शेष बचेगा 4। ये जो शेष बचेगा इसको हम क्या करेंगे, 9 से घटा देंगे। 9 से घटा देंगे तो पाएंगे हम लोग 5। तो स्टार के स्थान पर कौन सी अंक आएगा, तो 5 आएगा। आप कहेंगे 5 आएगा। क्लियर है। 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो होती हैं उनके योग हमेशा 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। क्लियर है। जैसे हम लोग देखते हैं 27 9 से विभाजित होती, तो 2 + 7 = 9 है, 9 से विभाजित हो गया। 18 हमेशा 9 से विभाजित होता है, 1 + 8 = 9, 9 से विभाजित है। क्लियर है। तो इस प्रकार से संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं। क्लियर है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है 4 आदमी एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। 4 आदमी एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। क्या 13 दिनों में करेगा, 12 दिनों में करेगा, 14 दिनों में करेगा या फिर 15 दिनों में करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है M1 ×
D1 अपॉन W1। क्लियर है? इक्वल में होता है M2 D2 अपॉन में W2। देखो W1 W2 कुछ दिया नहीं तो इसको हम लोग हटा देंगे, इसको काट देंगे। क्लियर है? M1 क्या दिया है? M मतलब मैन आदमियों की संख्या, गुड़े डे मतलब दिनों की संख्या कितनी है 3, बराबर M2 कितना दिया है तो एक आदमी दिया है और D दिया नहीं है तो यही हमें निकालना है। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 इंटू डी हो जाएगा। अब क्या करना है, डी जो है वो क्या है, चर है, तो चर को ऐसे ही छोड़ेंगे तो 12/1 लिखेंगे और डी बराबर करेंगे 1 से जब 12 को भाग करेंगे तो 12 ही आ जाएगा, यानी कि डी बराबर कितना आएगा 12। तो जो एक व्यक्ति है ये काम को 12 दिनों में करेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। क्लियर है? इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा, M1 इंटू D1 अपॉन W1 इक्वल में M2 इंटू D2 अपॉन W2। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़ाकर 62.5 रुपये कर दिया जाता है तो प्रतिशत वृद्धि होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वृद्धि लिखेंगे। ठीक है, वृद्धि गुणे 100 अपॉन में क्या होगा, मूल्य जो है पुराना मूल्य। ठीक है, यानी कि मूल, इसको हम धन कह सकते हैं, मूलधन कह सकते हैं। ठीक है, मूलधन। तो जब हम वृद्धि ज्ञात करेंगे तो वृद्धि कितना कर दिया गया है, 62 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है और पहले कितना था 50 था, तो 50 अगर हम यहाँ से माइनस कर दें तो जब 62.50 से 50 घटाओगे तो कितना आएगा 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हो गई 12.5 रुपये की। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होगा 12.5 गुणे 100 बटे में क्या होगा 50 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 50 हो जाएगा। ठीक है, जो पुराना मूल्य है। तो जब हम 12.5 को 2 बार करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो इसलिए 12.5 से जब हम 50 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा और 4 से जब 100 को काटोगे तो आ जाएगा 25। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी आ गई है 25% आ गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 5, किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को दिया हो कि जैसे कहा पहले जितने में बेचने से लाभ होता है, जैसे 524 में उसको बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही लाभ 452 में बेचने पर हानि हो जाती है। ठीक है, उतनी ही हानि होती है। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, दोनों मूल्यों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों मूल्यों को हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 और 7 और 976 हो जाएगा और इसको अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। 2 से भाग करेंगे तो 2 चक्कू 8 होगा, 1 आएगा 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 1 हासिल और 6 उतारेंगे 2 अट्ठे 16। तो हमारे पास जो निकल कर आया है आंसर 488 रुपये। ठीक है, तो 488 रुपये हो जाता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 6, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ब्याज क्या है? तो ब्याज की वार्षिक ब्याज दर क्या है? ठीक है, ब्याज दर क्या है? तो हमको निकालना है ब्याज दर। अब देखो क्या क्या दिया है, तो टी बराबर समय दिया है 20 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाता है अपने का 4 गुना। तो कोई धन जो है P बराबर क्या होगा, मूलधन कितना होगा X होगा, जो कि मिश्र धन कितना हो जाता है 4x हो जाता है। तो इसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है ये देखते हैं। तो 4x माइनस x बराबर 3x हो जाएगा। तो इसको साधारण ब्याज यानी कि जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, SI हमें मिल गया है 3x। ठीक है, SI 3x निकल कर आया है। क्लियर है? तो देखिए हम लोगों को क्या क्या मिल गया है, मूलधन जो है वो कितना हो गया, P बराबर कितना है x है, समय 20 है और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3x दिया है। तो हम फार्मूला जानते हैं SI इक्वल में क्या होगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है।
क्लियर है। एस आई कितना हो गया है, तो 3x है, p कितना है, x है, r जो है वही निकालना है, और t जो है वो कितना है, 20 है। ठीक है, अपॉन में 100 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है, देखो 3x इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, 3x इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, x इंटू 20 इक्वल में r। x से x कट जाएगा। ठीक है, x से x कट जाएगा, 20 से 100 कटेगा तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो कितना होगा, r बराबर क्या हो गया, 3 गुणे 5 होगा, जो कि 15 हो जाएगा। तो यही हमको निकालना था r का मतलब दर निकालनी थी, रेट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 15% दर होगी। ठीक है, क्लियर। प्रश्न नंबर 7, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से 8 मीटर दूरी पर लगाई गई है, तो इस दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दीवार की लंबाई देखते हैं। तो ये दी नहीं है, कितनी दूरी है सीढ़ी लगाने की, तो 8, आप कहेंगे 8 है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये क्या है, ये दीवार है। क्लियर है, ये क्या है, दीवार है जो हमें दी नहीं। ये 8 मीटर दिया है और ये सीढ़ी लगी है, तो जो कि 10 मीटर है। क्लियर है, यहाँ तक 10 मीटर इन्होंने बताया है हमको। तो आप जानते हैं ये जो है, ये क्या है, ये आधार है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आधार, इसको बोलते हैं लंब, और ये जो है इसको बोलते हैं कर्ण। क्लियर है, कर्ण बोलते हैं। तो एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरी होती है जिसको हम लोग जहाँ से निकालते हैं, कर्ण को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, लंब का स्क्वायर करते हैं, परंतु हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे, बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आधार कर्ण क्या दिया है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यानी कि हाइट, इसको हम लोग लिखेंगे h का स्क्वायर। यहाँ देखो 100 माइनस का 64 बराबर में h स्क्वायर हो जाएगा। 100 से जब 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा h स्क्वायर। अब इधर आप लोग देखिए कि h से जब स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा, यहाँ 36 के ऊपर लग जाएगा रूट, और रूट का मतलब आप जानते हैं कि हमें 36 का लिखना है वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से जो ऊंचाई होगी वो 6 मीटर आएगी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसको थोड़ा सा और देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया कि जो वर्गमूल निकलता है वो कैसे निकलता है। तो यहाँ पर दिया है h। ठीक है, h स्क्वायर बराबर क्या दिया इन्होंने, 36 दिया है। क्लियर है, अगर हम इसको भी स्क्वायर में बदले तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, h स्क्वायर बराबर 6 गुणे 6 36 हो गया। तो यहाँ से हम अगर 6 का स्क्वायर कर दे तो भी तो बराबर हो गया, स्क्वायर कट जाएगा, तो h बराबर कितना आएगा, 6 आएगा, और यही हमसे पूछा है, यानी कि h हाइट, ऊंचाई। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर मतलब 8√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 8√3 इंटू 8√3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 64 इंटू 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, √3/4 इंटू √3/4 इंटू कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। क्लियर है, 192 हो जाएगा। 192 जो इसके मल्टीपल में है, तो हम 4 से 192 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से कटेगा, ये 48 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर निकलेगा वो 48√3 निकल कर आएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो 48√3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 9, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 किसके बराबर है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 चारों में संख्याएं कॉमन हैं, तो हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्याएं जो भी हमारे पास हैं, जैसे कि 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको देखे जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 4 3 2 1, ये जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, 1234 प्लस 1 2 3 4, नीचे क्या है, दोनों का हर जो है बराबर है, तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2 ही आएगा। और ऊपर कितना, 1 2 3 4 और 4 हो जाएगा, और इस तरीके से 4 को 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 34 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर है, समझ में आया? आज का अपना अंतिम प्रश्न है, पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1 सही 1/2 मीटर ऊंची है, तो टंकी की धारिता होगी। धारिता का मतलब क्या होता है, धारिता, हमें धारिता निकालनी है। धारिता को हम लोग कहेंगे आयतन। धारिता बराबर क्या होता है, आयतन बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहेंगे, बिल्कुल। और आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्लियर है? तो लंबाई कितनी दी है, 6, चौड़ाई दी है 4, और ऊंचाई क्या है, तो 2 × 2 और 1 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 × 2 × 3, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36, 36 हो गया। अब 36 क्या है, मीटर में दी है, तो ये हो जाएगा 36 मीटर। और जब भी धारिता या आयतन की बात करेंगे तो हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो घन, यानी कि 36 घन मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए